फंड्स में। और आज आपकी मुलाकात होगी एक्सिस स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर अनुपम तिवारी जी से। अनुपम तिवारी जी वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड मैनेजर हैं जो पिछले 2 दशक से 20 सालों से पैसा मैनेज कर रहे हैं, खुद इक्विटी मार्केट में हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब इस मौके पर जब मार्केट में इतनी उथल पुथल है, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस दिख रहे हैं, वैसे में जब बड़े बड़े स्टॉक्स में इतने अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, तो मैं स्मॉल कैप की बात क्यों कर रहा हूँ, ये आप सवाल अपने मन में सोच रहे होंगे। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जवाब मैं अनुपम जी से लूँगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि पैसा मार्केट में जब आप लगाने के लिए आते हैं तो आपका उद्देश्य होता है वेल्थ क्रिएट करना, ज़्यादा पैसे बनाना। और उसके लिए आप अगर आप बहुत काबिल हैं तो आप खुद लगाते हैं, नहीं तो आप किसी फंड मैनेजर की मदद लेते हैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए। तो स्मॉल कैप में अगर अच्छी तरीके से आप निवेश कर लें तो आपके लिए बहुत बड़ा फॉर्च्यून बन सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस मौके पर स्मॉल कैप की बात की जाए, और स्मॉल कैप की बात हो तो अनुपम तिवारी जी से अच्छा कोई मुझे नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने विशेष तौर पर इनसे अनुरोध किया कि हमारे साथ आज बातचीत करें। ये अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। और जैसा कि हमने अपने ओपनिंग इंट्रो में ही कहा कि इस वक्त मार्केट में चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं। तो पहले मैं फंड में जाऊं, डिटेलिंग उसकी करूंगा, उसको समझूं। पहले तो मार्केट में बताइए, आप लोग तो जो कि बहुत कीनली मार्केट देखते हैं, क्या लग रहा है इस समय, क्या हो रहा क्या मार्केट में? नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। देखिए, मार्केट हमेशा अनसर्टेन होता है, यही उसका फन है, यही उसका जो कोर है, एक्साइटमेंट है, इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कल क्या होगा, तो आपको हर दिन लगे होना होता है। लेकिन एक जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है, जो एक अच्छी इकोनॉमी से, एक अच्छी ग्रोइंग कंट्री से आती है, वो कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म उसका डायरेक्शन ऊपर रहेगा। बाकी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो अगर आप वर्तमान परिदृश्य देखिए तो 2 चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। एक कि भारत के बाहर क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है। तो पहले भारत के बाहर देखते हैं। तो एक बड़ी अनसर्टेनिटी थी 2 हिस्सों में कि रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप में क्या होगा। तो उसका इम्पैक्ट मोटा-मोटा ऐसा लगता है पीक आउट हो गया है। जितना भी इम्पैक्ट वहां आना था, और जो इन्फ्लेशन भी है उस पे उन लोगों को थोड़ा बहुत तो अब ये लगने लगा है कि हाँ भी कंट्रोल हो सकता है, स्पेशली यूरोप में, बिकॉज वो कमोडिटी इन्फ्लेशन से ज्यादा इम्पैक्टेड है। और यूएस में कमोडिटी इन्फ्लेशन से ज्यादा वेज इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। जो सर्विसेज इन्फ्लेशन है वो थोड़ा स्ट्रक्चरल है। तो ऐसा लग रहा है, अभी कल जो फेड की मीटिंग हुई काफी बैलेंस मीटिंग थी, उनकी जो बैलेंस कमेंट्री थी उनकी, तो वहां भी ये लग रहा है कि हम क्लोजर टू पीक हैं। और अब ये धीरे धीरे जो सर्विसेज इन्फ्लेशन है या वेज इन्फ्लेशन है, इसकी समस्या का भी समाधान होना चाहिए। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये थोड़ा स्ट्रक्चरल है, क्योंकि इसमें सिर्फ कमोडिटीज प्राइस ऊपर चली गई इसलिए इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है। इनफैक्ट पिछले 5-6 महीनों में तो हमने कमोडिटी इन्फ्लेशन को कम होते हुए देखा है। तो अब यहाँ से स्थिति बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए। यूएस में भी ऐसा आप एक मोटा मोटा अनुमान कर सकते हैं। चाइना में अभी सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, अब पूरा ओपनिंग हो गया है, तो वो लोग भी ये चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी वापस अच्छे से ट्रैक पे आए। तो भारत के बाहर अगर आप देखिए तो समस्याओं का जो पीक है वो हम अभी देख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ से अगले 4 से 6 महीनों में सिचुएशन थोड़ा बेटर होनी चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा कैविएट ये है कि अगर यूएस में जो वेज इन्फ्लेशन है, क्योंकि उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है, आज भी वो लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, अगर उसने अपसाइड में हमको सरप्राइज कर दिया तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि फिर से रेट बढ़ाने की और टाइटनिंग करने की बातें चालू हो सकती है। वो सिर्फ बात चालू होने से ही पूरा बाजार हिल जाता है। अब आते हैं भारत में कि भारत में क्या हो रहा है। तो अगर आपने देखा होगा, जो तीसरी तिमाही थी, थर्ड क्वार्टर, उसमें जीडीपी ग्रोथ थोड़ा 5% के नीचे आया, 4.4 के आसपास। तो लोगों को अब थोड़ी चिंता हो रही है कि हमारे यहाँ ग्रोथ सस्टेन करेगा क्यों। और अगर आप बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से बात करें तो वो सब धीरे धीरे अपना अगले साल का जीडीपी का अनुमान काटते जा रहे हैं। तो लोग 6, 6.5 से शुरू हुए थे, वो कोई 5.5 पे है, कोई 5.8 पे है, ऐसा करके करते कम आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि 5 से 5.5 के बीच में हमारी ग्रोथ हो सकती है। कंजम्पशन पे एक बड़ी थोड़ी सी नेगेटिव कमेंट्री चल रही है कि भाई कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है। मेरा ऐसा विचार है कि कोविड के बाद हमने एक बहुत बड़ा रनअप देखा था, उसमें बहुत सारी एक लेटेंट डिमांड भी थी, बहुत सारा एक जो रिवेंज कंजम्पशन कहते हैं वो भी होता है। तो उसका थोड़ा सा स्लो डाउन होना इतना कोई बहुत बड़ी चिंताजनक बात नहीं है।
इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण कुछ असर है, वो असर हमको दिख रहा है अभी कहीं ना कहीं। वो धीरे धीरे उसकी आदत होगी, एडजस्ट होगा। और जो कैपेक्स साइकिल है वो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है, जो प्राइवेट कैपेक्स साइकिल है उसमें भी इंटरेस्ट रेट का असर है। थोड़ा डिमांड कम होने के कारण लोगों को एक हेजिटेशन है कि अभी इतना ज्यादा कैपेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है अपने खर्चे से। तो हमने देखा है बजट में कि अपना खर्चा काफी बढ़ाएगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत में भी कोई ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है। दूसरा एक जो हमारे सामने समस्या है, जो बहुत सारा कमेंट्री में आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके पेमेंट बहुत है तो करेंसी पे प्रेशर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, थोड़ा बहुत डेफिसिट हो सकता है, बट वो रिजर्व है, बहुत ज्यादा रिजर्व है भी आरबीआई के पास, तो उससे सिचुएशन मैनेज हो जाएगी। और अगर सेकेंड हाफ में यूएस में इंटरेस्ट रेट का थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक रहा तो ऐसा हो सकता है कि कोई समस्या भी नहीं। तो नेट नेट मुझे लगता है कि बाजार में, और बाजार गिर भी गया है तो थोड़ा वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, अभी बहुत सस्ते तो नहीं है बट ठीक हो गए हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। अनुपम जी, एक सवाल और है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो फेड ने एक अच्छी कमेंट्री दी है, थोड़ा सा वो भी डर गए हैं ना, इतना उनके यहाँ तूफान मचा तो उनको भी थोड़ा लगा कि अब संभल के बात करनी चाहिए। मेरा सवाल ये कि मान लीजिए 5% या 5.1% या इवन 5.25% पे फेड रुक जाए कि अब नहीं बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ये दिसंबर या जनवरी फरवरी तक कंटिन्यू कर गया, तब भी क्या एक समस्या बनी रही? क्योंकि अगर डॉलर टर्म्स में 5% का रिटर्न मुझे को मिल रहा है बिना मेहनत किए, तो फिर इमर्जिंग मार्केट की तरफ पैसा कैसे आएगा? देखिए, आपका जो आपकी क्वेरी है बड़ी जायज है, बड़ी इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन टू आस्क। लेकिन क्या होता है, देखिए कि दो चीजें हैं। अब फेड रेट से ज्यादा इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इस पे बहुत ज्यादा बात डिपेंड करेगी। तो अभी कुछ दिन तक लोग फेड रेट को देखना छोड़ देंगे, वो ये देखना शुरू करेंगे कि इस फेड रेट हाइक का असर क्या हो रहा है बाजार। अगर असर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो रहा है और धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो देर सवेर फेड भी रेट काट देंगे, तो बाजार उसके हिसाब से मूव करने लगता है। और अगर इन्फ्लेशन का नंबर अच्छा नहीं आएगा तो फिर ये होगा कि फेड रेट और बढ़ाएगा और टाइटनिंग करेगा, तो फिर बाजार एकदम निगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, हर कोई जब एसेट एलोकेशन करता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ग्लोबली बैठे हुए हैं, तो वो इतना ज्यादा शॉर्ट टर्म मूवमेंट को लेके परेशान नहीं होते, क्योंकि एसेट एलोकेशन 2 साल 5 साल 10 साल के व्यू से किया जाता है। इस बार क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा रैपिड रेट हाइक तो बहुत जल्दी हुआ है, तो इसलिए हमको ये असर जो है बहुत जल्दी दिख रहा है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि इसमें बैकड्रॉप क्या था कि भाई कोविड से इकोनॉमीज निकल रही हैं, तो वो कितना सस्टेन कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, इसलिए भी लोगों ने काम लिया कि भाई पहले तो बेच लो बाद में देखेंगे। वो एक होता है ना, आपके पास बहुत सारा, आपके पास किसी चीज में एक एसेट क्लास में पैसा पड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि साहब हर तरह से निगेटिव न्यूज आ रही है, हम इतनी बड़ी आपदा से बाहर आए हैं, इकोनॉमी अच्छा करेगी नहीं करेगी हमको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले हम थोड़ा अपना पोर्टफोलियो कम कर लेते हैं, इसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी हम वैसे वैसे आगे निर्णय लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में पैसा आना बंद हो जाएगा या लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, हमको अपना एक राइट टू विन प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों इकोनॉमी अच्छी है, वैल्यूएशन। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बाकी सारी चीजों को छोड़ के, इंटरेस्ट रेट वगैरह छोड़ के, भारत में थोड़ा लिक्विडिटी अवेलेबल थी एब्जॉर्ब करने के लिए सेलिंग, और वैल्यूएशन ठीक ठाक थे, इसलिए भी काफी सेलिंग हुई। तो इसका सिर्फ आप ये नहीं कह सकते एकदम लाइक टू लाइक। मार्केट में एक कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग सिस्टम होता है, तो हर बार एकदम फिक्स इक्वेशन बनाना कि ये सब इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा भी उचित नहीं होता है। तो तिवारी जी, ये तो था मार्केट कमेंट्री, और अपने आप होप करते हैं